नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं आपका के सामने लेकर आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एमपीटेट वर्ग 3, रीट, यूपीटेट और एचटेट जो भी शिक्षक भर्तियाँ होती है, सीटेट, इनसे संबंधित भर्तियों में आपके काम आने वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। एल्ड्रन, ग्रीन और एडम्स ने स्वलीनता, ऑटिज्म, स्वलीनता क्या होती है? ऑटिज्म एक प्रकार का विकार होता है वाले बच्चों के हस्तक्षेप की समीक्षा करते समय किस तरह के डिज़ाइन को नियोजित किया है? मतलब बताया गया है प्रश्न में कि एल्ड्रन, ग्रीन और एडम्स नामक 3 वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा ने ऑटिज्म, ऑटिज्म एक बीमारी होती है, किससे संबंधित ये बीमारी होती है? ऑटिज्म बच्चे मतलब जो होते हैं वो स्वलीन होते हैं, मतलब स्वयं में खोए हुए रहते हैं। किसी से बात करने में उनको इंटरेक्ट होने में परेशानी का अनुभव होता है और वो बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे जो किसी से बातचीत करने में अपने स्वयं को छोटा महसूस करते हैं और सही से उस चीज़ को, अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको बता नहीं पाते हैं, तो उनसे संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? ऑटिज्म। या फिर स्वलीनता, स्वलीनता का मतलब स्वयं में ही लीन रहना, स्वयं में ही लीन रहना, ये स्वलीनता या फिर ऑटिज्म इंग्लिश में बोल सकते हैं बीमारी को, ऑटिज्म। इसको मतलब हम उपचार के द्वारा सही नहीं कर सकते, इनको मनोवैज्ञानिक तरीके से इन बच्चों में हम सुधार कर सकते हैं, परंतु इसका स्थायी उपचार नहीं है किसी के पास। किसी भी चिकित्सा पद्धति से हम इसको सही नहीं कर सकते। ऐसी ऑटिज्म की विकार होता है, एक मनस्थिति में विकार बैठा लेते हैं वो कि मैं किसी के सामने इंटरेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो इस प्रकार से के जो बच्चे होते हैं, इनके समीक्षा के लिए कौन सा डिज़ाइन तैयार किया है? पहला है स्वतंत्र नमूने, दूसरा है व्यापक या फिर कैस्केडिंग या फिर मिलान किए गए नमूने या फिर यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण, RCT। ठीक है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो है ये इनके द्वारा विकसित किया गया है। रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मतलब एक समूह में बांट लिया जाता है बच्चों को, 2 समूह में, जिसमें एक प्रकार के पारंपरिक तरीकों से और एक प्रकार से RCT के माध्यम से उन पर नज़र रखी जाती है। तो ये एल्ड्रन, ग्रीन और एडम्स ने विकसित किया है RCT का नमूना। ठीक है, RCT का सिद्धांत बोल सकते हैं यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण। RCT का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये परीक्षण, ये नियोजित डिजाइन किया है किसने? एल्ड्रन, ग्रीन और एडम्स ने। तो ये ऑटिज्म से संबंधित बच्चों के लिए एक इनका सिद्धांत है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम कि शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक हैं। देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव थ्योरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि पहला ऑप्शन दिया गया है कोहलर, दूसरा है NL गेज या फिर तीसरा है BF स्किनर, जिनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, और तीसरा है शिव कुमार मित्रा। तो देखिए अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है, तो कोहलर ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया साथियों? मैंने पढ़ाया आपको कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कोहलर के द्वारा, और कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलर जो है उन्होंने किसका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, वो गेस्टाल्टवादी है, परंतु यहाँ पर कोहलर की बात की गई है, तो कोहलर ने नैतिकता से संबंधित सिद्धांत दिया। और कोहलर और कोहलबर्ग में हमें ये समझना है, कोहलर ने किसका सिद्धांत दिया? सूझ या अंतर्दृष्टि का, और कोहलबर्ग है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है, ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित व्यक्तित्व नहीं है, तो ये कट जाएगा। NL गेज या फिर BF स्किनर, देखिए BF स्किनर जो है ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं BF स्किनर, और सबसे प्रमुख हैं थॉर्नडाइक, उसके बाद पावलाव ने कंडीशनिंग थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये सब जो है ये किसके? व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रवर्तक रहे हैं, जबकि कोहलर नैतिक विकास से संबंधित है। शिव कुमार मित्रा ये भारतीय एक मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं जिनका सिद्धांत कुछ इतना खास नहीं है, परंतु NL गेज जो है ये किससे संबंधित हैं? ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक रहे हैं, प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांतकार हैं ये। तो इन्होंने मतलब जो बताया है वो बताया है कि बच्चे का विकास कॉग्निटिव थ्योरी के द्वारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के द्वारा होता है।
तो ये एनएल गेज जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक रहे हैं। और संज्ञानात्मक सिद्धांतकार सर्वप्रमुख कौन है? तो हमने पढ़ा है पियाजे जो है ये किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास पर जोर देते हैं बच्चे के। तो पियाजे और एनएल गेज ये दोनों संज्ञानात्मक विशेष सिद्धांतकार रहे हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। बीएफ स्किनर ने कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ये प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं। तो ये दूसरा प्रश्न था हमारा। तीसरा प्रश्न आज का है हमारा कि विद्यार्थियों का स्कूल में खेलने का प्रमुख लाभ क्या होता है? विद्यार्थियों जो होते हैं वो स्कूल में देखिए खेल तो घर पे भी खेलता है और स्कूल में भी खेलता है, परंतु स्कूल में जो खेल खेलता है उसका क्या लाभ हो सकता है? तो उन्हें मजबूत बनाता है ये, या फिर शिक्षकों के कार्य को आसान बनाता है, या फिर यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन विकसित करता है, या फिर यह समय व्यतीत करने में सहायक होता है। तो ये गौण हो सकते हैं, ये तीनों सिद्धांत जो हैं ये गौण हो सकते हैं, परंतु मुख्य जो है वो क्या हो सकता है कि यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन विकसित करता है। क्योंकि खेल खेलेंगे तो उसमें टीम भावना की तरह कार्य करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपनी टीम को सपोर्ट करेगा और विरोधी टीम को भी वह इतने विरोध से नहीं देखेगा, परंतु सहयोग की भावना उनमें पाई जाती है। और दूसरा, उनका शारीरिक संतुलन जो होता है, जो बॉडी होती है उनकी, उनमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसका। तो एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि खेल बच्चे के लिए आवश्यक होता है, एक आवश्यक चीज़ है, क्योंकि उसमें सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना सीखी जाती है। और दूसरा होता है शारीरिक संतुलन, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित उनसे होता है। अब चौथा प्रश्न आपके सामने है कि बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। तो बौद्धिक कौशल मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल की बात की गई है, तो ये होता है भौतिक ज्ञान क्षेत्र होता है, या फिर संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है, मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र होता है, या फिर साइकोमोटर डोमेन, या फिर भावात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है। तो देखिए, मैंने आपको 3 प्रकार के ज्ञान क्षेत्र के बारे में पढ़ाया है। 3 प्रकार के ज्ञान क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार के ज्ञान क्षेत्र हैं। अधिगम के अनुक्षेत्र बीएस ब्लूम के मैंने आपको बहुत बार बताया है। पहला उन्होंने, आज फिर से हम इस सिद्धांत की जो है पुनः चर्चा कर रहे हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कृपया नोट करके जाइएगा कि बीएस ब्लूम ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो बीएस ब्लूम ने अधिगम के अनुक्षेत्र बताए हैं। बहुत सारे आपके कमेंट आते रहते हैं मुझे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू कि हम उसको नोट करते हैं। तो नोट कीजिएगा, तो आप करते रहिएगा, जो जो अच्छी लगे आपको चीज़ें उनको नोट डाउन करते रहिएगा आप। तो बीएस ब्लूम ने अधिगम के अनुक्षेत्र बताए हैं। पहला बताया उन्होंने ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, या फिर कॉग्निटिव डोमेन बोल सकते हैं हम उसको। तो उन्होंने इसमें बताया है कि मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाएं जो होती है, जैसे कि सोचना, विचार करना, तर्क करना, कल्पना करना, या फिर किसी चीज़ का स्मरण करना, ठीक है, ये चीज़ें जो होती है ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये बीएस ब्लूम के द्वारा बताया गया पहला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें क्या आता है? तर्क वितर्क करना, विचार करना, सोचना, कल्पना करना, ये सब चीज़ें, स्मरण करना, ये सब चीज़ें जो है ये किसके अंतर्गत आती है? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत। तो इन्होंने दूसरा जो प्रकार बताया है वो बताया है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। ठीक है, क्रियात्मक अनुक्षेत्र बताया इसमें बताया कि बच्चा जो है वो गामक क्रियाएं करता है। गामक मतलब शरीर से संबंधित, जो मोटर डेवलपमेंट से संबंधित क्रियाएं होती है वो करता है बच्चा, जैसे कि चलना, दौड़ना, उतरना, नृत्य करना, ये सब चीज़ें जो है, और संगीत, ये सब चीज़ें जो है ये किसके? क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तीसरा जो बीएस ब्लूम ने का वर्गीकरण है वो होता है भावात्मक अनुक्षेत्र। तो मैंने बताया पहला ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, दूसरा क्रियात्मक अनुक्षेत्र, और तीसरा है भावात्मक अनुक्षेत्र, जिसमें अपने भावनाओं, जो व्यक्ति की अंतः क्रियाएं होती है, हृदय की अनुभूति जो होती है, उससे बच्चा जो करता है वो भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि सुख की कल्पना करना, दुख बांटना, ईर्ष्या या फिर क्रोध करना, ये सब, डरना, सहरना, ये सब चीज़ें जो है ये किसके अंतर्गत आती है? ये भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप बीएस ब्लूम का सिद्धांत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र मतलब ज्ञान संबंधी जो बातें होती है, जैसे कल्पना करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना, तर्क वितर्क के माध्यम से हम किसी बात की चर्चा कर रहे हैं तो वो ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र होता है। दूसरा क्रियात्मक अनुक्षेत्र है। तो क्रियात्मक मतलब क्रियाएं कर रहा है बच्चा, जैसे कि दौड़ने की, खेलने की, उतरना, कूदना, नृत्य करना, संगीत करना, ये सब चीज़ें हमारी क्रिया से संबंधित होती है।
तीसरा भावनात्मक अनुक्षेत्र, हम इसको भावात्मक अनुक्षेत्र बोल सकते हैं। तो ये क्रियाएं जो होती है ये करता है। तो बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र बताया है। देखिए, तो ये आपको बताया कि बौद्धिक कौशल जो होते हैं वो किसमें, तो संज्ञानात्मक जो होता है, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक बोल सकते हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत, ज्ञान के उस क्षेत्र के अंतर्गत, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत या फिर कॉग्निटिव डोमेन जो है, इसमें क्या होता है, इस अनुक्षेत्र में जो है बच्चा बौद्धिक कौशल जो है वो स्किल, जो इंटेलेक्चुअल स्किल होती है वो प्राप्त करता है। तो ये हमने बीएस ब्लूम का सिद्धांत पढ़ा है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि भूमिका निर्वहन या फिर रोल प्ले, जैसे किसी बच्चे को किसी व्यक्तित्व का रोल दिया जाता है, किसी ने रावण का रोल प्ले कर लिया, किसी ने राम का रोल प्ले कर लिया, तो इस प्रकार से रोल प्ले होता है के दौरान अवलोकन तथा अभिलेखन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, उनकी वीडियोग्राफी बना सकते हैं या फिर मनुष्य द्वारा किया गया अभिलेखन, मैनुअल रिकॉर्डिंग, ठीक बोल सकते हैं उसको, मैनुअल रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तीसरा है श्रव्य अभिलेखन, और उसको हम बोल सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करना अच्छा रहता है, या फिर विशेषज्ञों द्वारा किया जाने वाला अवलोकन। तो देखिए, इसमें अगर रोल प्ले की भूमिका में अगर बच्चा कार्य कर रहा है तो उसके लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त साधन होगा कि उसकी वीडियोग्राफी कर दी जाए और बाद में बच्चों को दिखाया जाए, जिससे उनकी जो अनुभूति होगी वो अच्छी होगी। तो वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है ये भूमिका निर्वहन, जो रोल प्ले जो होता है किसी नाटक के दौरान या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम के दौरान, तो उसकी वीडियोग्राफी जो होती है वो दृश्य भी होता है और श्रव्य भी आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, केवल वीडियोग्राफी जो होगी वो दृश्य, श्रव्य और स्वयं के अवलोकन होगा, तो वो वीडियोग्राफी के द्वारा कर सकता है। ये पांचवा प्रश्न था। अब छठा प्रश्न है आपके सामने कि एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। एरिक्सन ने, पहले तो हमें ये जानना है कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने दिया है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन का सिद्धांत कौन सा है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये जो है नव फ्रायडवाद के अंतर्गत आते हैं। नव फ्रायडवाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, एडलर आते हैं, एरिक्सन आते हैं, कार्ल जुंग आते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये नव फ्रायडवाद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रायड स्कूल की, बाद में फ्रायड के बाद जो फ्रायड के जो विचार थे उन पर कार्य करना शुरू किया, तो ये नव फ्रायडवादी कहलाते हैं। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है परंतु मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उनका। तो ये क्या है, यह विकास का एक व्यावहारिक सिद्धांत है, या फिर विकास का एक प्रणालीगत सिद्धांत है, या फिर विकास का एक अनुगामी सिद्धांत है, या फिर विकास की एक अवस्था है, अवस्था सिद्धांत है। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो विकास की एक अवस्था का सिद्धांत है। ठीक है, तो इन्होंने बताया, क्या बताया है कि विकास, मनोसामाजिक विकास जो है वो विकास की एक अवस्था का सिद्धांत है। छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके सामने है, तर्क निम्न पर आधारित होता है। तो तर्क जो होता है वो किस पर, तर्क करना या फिर विश्लेषण करना, जो वो जो होता है निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत आता है। निगमनात्मक मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, निगमनात्मक तर्क होता है। आठवां प्रश्न है कि बांड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर बांड्यूरा का जो है वो अधिगम सिद्धांत दिया गया है। तो हमें बताना है कि बांड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य हो सकता है इनमें से। तो संज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर नहीं है, क्या बांड्यूरा ने यह कहा है, या फिर प्रतिरूपण मॉडलिंग बच्चों को सीखने के लिए प्रमुख तरीका है, या फिर नाटक आवश्यकता है और इस स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या फिर अनसुलझा संकट बच्चे के नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन्होंने नुकसान जैसी तो कोई बात की नहीं है। इन्होंने कहा कि मॉडलिंग जो होती है, जो प्रतिरूपण करता है बच्चा, मॉडलिंग करता है किसी की व्यक्तित्व को अपना प्रमुख मानकर उस चीज़ की मॉडलिंग करता है, तो वो सीखने का एक प्रमुख तरीका है। ये किसने बताया है, तो बांड्यूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। उसमें बांड्यूरा ने बताया है कि बच्चा प्रतिरूपण करके और सीख सकता है। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रेचमर के व्यक्तित्व रूप से निरूपण से संबंधित है। तो व्यक्तित्व का प्रारूप जो है वो क्रेचमर एवं क्रेचफील्ड के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, तो व्यक्तित्व जो होता है वो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से व्यक्तित्व के प्रकार हो सकते हैं। तो ये व्यक्तित्व के प्रकार जो हैं ये बताए हैं किसने, क्रेचमर के द्वारा। तो क्रेचमर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी क्रेचमर के द्वारा। तो ये शरीर रचना के आधार पर बताते हैं, कौन, क्रेचमर जो हैं ये शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताते हैं।
इन्होंने पहला बताया पिकनिक प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो व्यक्तित्व जो होता है, मतलब व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या होती है, उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार से होती है, तो ये क्रेशमर के द्वारा बताया गया है। तो इन्होंने बताया पहला पिकनिक प्रकार के बच्चे होते हैं। पहला जो बताया इन्होंने पिकनिक प्रकार के बच्चे होते हैं। इनके इनके क्या विशेषता बताई इन्होंने व्यक्तित्व की, कि इनका कद छोटा होता है, शरीर जो होता है वो बहुत भारी होता है और अधिक चर्बी वाला होता है। तो ये पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व होते हैं। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी होती है कि शरीर छोटा होता है, उनका कद जो छोटा होता है, शरीर भारी होता है और मोटा होता है, और ये पतले अधिक चर्बी वाले होते हैं और अधिक खाने में शौकीन होते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है पिकनिक टाइप का व्यक्तित्व बताया इन्होंने, बच्चा नहीं व्यक्तित्व का प्रकार बताया है। तो पहला इन्होंने बताया है पिकनिक टाइप का। दूसरा जो बताया इन्होंने एथलेटिक टाइप का, जो ऐसे व्यक्ति जो मतलब शरीर न तो अधिक लंबा है और ना अधिक छोटा है, मतलब मध्यम आकार का शरीर है इनका, और इनको सुडलकाय भी कहा है इन्होंने। किसने? एथलेटिक टाइप के जो होते हैं व्यक्तित्व, उन्होंने पुष्टकाय कहा है, सुडोलकाय कहा है। तो हमारे इसमें पूछा गया है कि क्रेचमर ने कौन सा व्यक्तित्व का प्रारूप से संबंधित है, तो इन्होंने दूसरा जो प्रकार बताया है एथलेटिक टाइप के। पहला जो बताया इन्होंने कौन सा बताया था, मैंने अभी बताया आपको कि पहला जो बताया इन्होंने पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व बताया है, जो बहुत मोटे होते हैं, बड़ी चर्बी वाले होते हैं। और दूसरा जो प्रकार बताया इन्होंने एथलेटिक टाइप के, वो बहुत पुष्टकाय होते हैं, ना तो अधिक लंबे होते हैं ना अधिक छोटे होते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं, परंतु इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? पुष्टकाय होता है। और तीसरा जो बताया उन्होंने वो बताया एस्थेनिक प्रकार के, जो कि एस्थेनिक टाइप के व्यक्तित्व होता है। तो इन्होंने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। किसके द्वारा? तो ये क्रेशमर के द्वारा 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं। पहला मैंने बताया, कौन सा बताया पहला? तो पहला बताया कि पिकनिक प्रकार का, दूसरा बताया कि एथलेटिक प्रकार का, और जो तीसरा होता है वो एस्थेनिक प्रकार का होता है। ठीक है, ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, इनका शरीर जो होता है दुबला पतला होता है, बिल्कुल मेरे जैसा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का व्यक्तित्व का प्रकार बताया इन्होंने। एस्थेनिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसे होते हैं? दुबले पतले होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं, वो कल्पना में खोए रहते हैं और उनकी मानसिक रोगी होने की संभावना अधिक होती है। तो ये जो व्यक्तित्व होता है वो कृशकाय बताया इन्होंने, या फिर लंबकाय। इन्होंने कृशकाय व्यक्तित्व की कल्पना किसके द्वारा? क्रेचमर के द्वारा। ये तीसरा प्रकार का जो व्यक्तित्व बता रहा हूं मैं, एस्थेनिक प्रकार के, ये कृशकाय बताया है। जो दूसरा प्रकार का व्यक्तित्व बताया एथलेटिक टाइप का, वो बताया है पुष्टकाय। और पहला प्रकार का जो बताया इन्होंने वो बताया है कि ये बहुत मोटी चर्बी वाले होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। तो ये क्रेशमर के द्वारा 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। 3 प्रकार का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। पहला जो प्रकार बताया पिकनिक प्रकार के होते हैं, ये बहुत मोटे होते हैं, इनकी चर्बी अधिक होती है। दूसरा बताया एथलेटिक प्रकार के, तो ये ना तो ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं? ये पुष्टकाय होते हैं। और तीसरे जो एस्थेनिक प्रकार के होते हैं, ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं और क्या होते हैं? ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और ये दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। तो ये क्या बताया? क्रेचमर के द्वारा बताया गया व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक बताना है हमें। वैसे अधिगम को तो बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, परंतु शिक्षक की तरफ से जो कारक प्रभावित करता है एक बच्चे के अधिगम को, वो कौन सा हो सकता है? तो विषय वस्तु पर निपुणता, या फिर शिक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं, या फिर शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर एक और हो सकता है बैठने की उचित व्यवस्था। तो देखिए, बैठने की उचित व्यवस्था होगी या नहीं होगी, इससे अधिगम संबंधित बहुत कम होता है। और दूसरा होता है कि शिक्षक के अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तो उसका ज्ञान होगा और उसके पास अधिगम जो संसाधन होंगे, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे वो उपलब्ध नहीं होंगे, परंतु वो अपने ज्ञान के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो हो सकता है। ठीक है। और तीसरा जो बताया है, शिक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं, क्या शिक्षक को सैलरी नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो विषय वस्तु पर उसकी निपुणता कितनी है, ये अधिगम को प्रभावित करता है। अगर उसकी निपुणता मतलब वो अच्छा है, विषय वस्तु की अच्छी पकड़ रखता है, तो वो बच्चों को अपने विषय के बारे में अधिक बता सकता है। परंतु उसकी विषय वस्तु की उसके पास पकड़ नहीं होगी, वो उन चीज़ों को नहीं बता पाएगा, उन चीज़ों को जो है उनके बच्चों के सामने सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो एक संबंधित, वो उसके विषय वस्तु पर संबंधित निपुणता के अंतर्गत आता है। तो ये शिक्षक से संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है।
10वां प्रश्न है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन निम्न को दर्शाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है जो अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगर आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आया तो वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। आपके व्यवहार में एक तो स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, और वो स्थायी परिवर्तन किसके कारण होना चाहिए, तो वो हो सकता है एक तो अनुभव के कारण, एक अभ्यास के कारण, ठीक है, एक तो अनुभव के कारण हो सकता है, एक अभ्यास के कारण हो सकता है, और एक अनुकरण के कारण। ये 3 कारण अगर आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन लाते हैं तो ये क्या कौन सा होता है, ये अभ्यास, अनुभव, और एक होता है प्रशिक्षण। ठीक है, सॉरी मैंने वो अनुकरण बोला था, परंतु क्या है, प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण और एक और प्रकार बताया मैंने, एक तो प्रशिक्षण के क्या कारण, एक अनुभव के कारण, और एक अभ्यास के कारण। इन 3 कारणों से अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ही वो अधिगम कहलाता है। और वो परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, वो स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि एक नशे की स्थिति में भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है, परंतु वो अस्थायी होता है। और एक थकान के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है, परंतु वो भी कैसा होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि थकान फिर से मिट जाती है और वह व्यक्ति फिर से काम करने के योग्य बन जाता है। तो थकान के कारण भी वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो अधिगम नहीं होगा। और तीसरा जो प्रकार है वो होता है परिपक्वता। परिपक्वता जो होती है, इससे अगर व्यक्तित्व के व्यवहार में परिवर्तन आया व्यक्ति के व्यवहार में, तो वो भी अधिगम नहीं कहलाएगा, क्योंकि परिपक्वता तो प्रत्येक व्यक्ति में आती है। इस कारण अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो भी अधिगम नहीं कहलाएगा। तो अधिगम जो है वो केवल और केवल 3 कारणों से होता है, वो भी कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। 12वां प्रश्न है कि शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह इसे अपनाए। किसे अपनाना चाहिए, उसे थेरेपी अपनाना चाहिए, समूह चर्चा अपनाना चाहिए, उसे ट्यूशन जाना चाहिए, या फिर मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो एक अगर शैक्षिक समस्याएं आ रही है, किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के शिक्षा के संबंधित समस्या आ रही है, तो उसे थेरेपी अपनाना चाहिए, समूह चर्चा अपनाना चाहिए, ट्यूशन जाना चाहिए, या फिर मार्गदर्शन। तो ट्यूशन तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि ट्यूशन जो होता है, अगर स्कूली बच्चे की अगर समस्या आ रही है तो वो ट्यूशन के द्वारा नहीं, परंतु मार्गदर्शन के द्वारा वो जो है व्यक्ति बच्चा अपना अधिगम संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा उनको, एक अच्छे तरीके से शिक्षक का प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलता रहेगा, तो वो अपनी अधिगम संबंधी समस्याओं से निपट सकते हैं। और समूह चर्चा के द्वारा भी निपट सकते हैं, परंतु समूह चर्चा के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि उद्देश्य स्थायित्व विकास के किस चरण में सीखा जाता है। मतलब यहाँ पर पियाजे के 4 सिद्धांत, जो सिद्धांत दिए हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं उसकी चर्चा की गई है, और बताया गया है, प्रश्न पूछा गया आपसे कि उद्देश्य स्थायित्व बच्चा कब सीखता है। तो पियाजे ने, सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास किसने दिया, तो वो पियाजे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब संवेदी प्रेरक जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, मतलब कब से, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी स्टेज जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं होती है, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये कब से कब तक होती है, तो ये होती है 7 से 12 वर्ष तक। और चौथी जो अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं हम उसको, और या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं हम इसको, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसकी जो अवस्था होती है वो कब होती है, वो 15 वर्ष से बाद का जो व्यक्ति होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने बताया है कि व्यवहार स्थायित्व, पियाजे के सिद्धांत में बताया गया है कि व्यवहार स्थायित्व बच्चा जो सीखता है वो कब सीखता है, वो संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत जो है बच्चा व्यवहार उद्देश्य स्थायित्व सीख जाता है। 14वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मापन का पहला चरण कौन सा है। देखिए, किसी चीज़ का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो उसमें पहला चरण कौन सा हो सकता है, क्या पैमाने की तैयारी, या फिर मानकों का निर्धारण, या फिर गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा, या फिर सांख्यिकी विश्लेषण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी क्या क्या गुण हैं
उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उनकी जो परिभाषीकरण करेंगे उसके द्वारा जो है हम सीख सकते हैं कि पहला जो मापन का चरण है वो कौन सा है, गुण दोषों की विवेचना करना, विशेषताएं क्या क्या है उसकी, उनकी पहचान करना और परिभाषीकरण। ये जो चीज़ें आती है ये मापन के पहले चरण के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम करते हैं मानकों का निर्धारण करते हैं, उसके बाद जो है वो सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं, फिर पैमाने की तैयारी करते हैं। तो पहला जो चरण होता है उसका कौन सा होता है, गुणों या विशेषताओं की पहचान और उसका परिभाषीकरण। अब लास्ट प्रश्न बचा है आपके सामने कि अधिगम में अक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या करनी चाहिए। देखिए मैंने पढ़ाया आपको पहले, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, इनमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। जो पढ़ने से संबंधित जो अधिगम नहीं कर सकते वो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे कहे जाते हैं। तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं होती है, दाएं से बाएं और अभिविन्यास संबंधी समस्या होती है, या फिर मना दशा की अस्थिरता संबंधी समस्या होती है, या फिर असंबद्ध विचार समस्या होती है, या फिर ध्यान बंटने की समस्या होती है उनके सामने। तो वो देखिए मैंने बताया था आपको कि एक प्रॉब्लम होती है उनमें डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया में वो सही से पढ़ नहीं पाते, दाएं से बाएं अभिविन्यास की समस्या होती है। तो ये जो होती है उनके सामने वो कौन सी होती है, दाएं से बाएं अभिविन्यास की समस्या। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आज का प्रश्न सीरीज थी, और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।